हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज यूनिट एंड मेजरमेंट्स चैप्टर का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग देखे थे आठवां फिजिकल क्वांटिटी वर्क तक, है ना। अब चलिए और कुछ नए फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने, ठीक है। नंबर 9, मान लीजिए एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया, इसको तुम एस वेक्टर लिख सकते हो या ए वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। सरफेस एरिया इसलिए एस है। सो ये एरिया क्या होता है, देखो आपको बिल्कुल पता है, ये कोई बड़ी बात है नहीं, सिखाने वाली तो चीज़ है नहीं। ऐसा एक एरिया आपके पास है, ये आपका लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। और देखो एरिया जो है ना वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है वो इस तरफ होता है। ये एरिया वेक्टर है, हमेशा इस प्लेन के साथ, सरफेस के साथ वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एरिया माने क्या है आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक। तो यूनिट कैसे निकालोगे एरिया का, यूनिट होगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ भी एक लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर, और ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है तो उसका यूनिट मीटर। तो यूनिट उसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है। और सीजीएस यूनिट हो जाएगा ठीक उसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा सीजीएस यूनिट। इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो डायमेंशन के लिए भी ओरिजिनल फार्मूला देखोगे। ओरिजिनल फार्मूला तुम्हारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ का डायमेंशन एल क्योंकि वो एक लेंथ है, और ब्रेड्थ का डायमेंशन होगा एल क्योंकि वो भी तो एक लेंथ है। सो द डायमेंशन ऑफ एरिया विल बी एल स्क्वायर। और यहाँ पे जो सबसे नया चीज़ है, जो जो एक ही नया चीज़ आपके लिए है वो है एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एरिया का डायरेक्शन होता है। एरिया हमेशा वो अपना जो सरफेस होता है, जैसे ये पाम का एरिया होगा इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, मानो ये एरिया है वो इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये एरिया है वो इसके साथ परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है एरिया का डायरेक्शन, ठीक है ना। सो एरिया इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एरिया एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तुम्हारे पास अगर सर्कल भी होता तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई तो एक नंबर है, ठीक है ना, 22/7 है। और आर स्क्वायर क्या है, आर है राडियस, और आर है राडियस एक लेंथ है तो उसका स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना, और डायमेंशन भी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई भी एरिया है, कोई भी सरफेस एरिया, उसका यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होता है और उसका डायमेंशन एल स्क्वायर होता है। और ध्यान में रहे एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन होता है सरफेस के साथ, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। ये प्लेन है इसके साथ परपेंडिकुलर करके, ठीक, कोई परेशानी नहीं है। चलिए चलिए और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए नंबर देते हैं इसको 10, वॉल्यूम, सिंबल है वी। देखो मान लीजिए तुम्हारे पास यहाँ पे एक क्यूब है, इस तरह का एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो इस क्यूब का लेंथ है और ब्रेड्थ है और हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों है, ठीक है। ये तुम्हारा लेंथ, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ठीक। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक। तो सिंपल बात है, उसका यूनिट भी तुम कैसे निकालोगे, लेंथ का यूनिट मीटर क्योंकि वो एक लेंथ है, ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर क्योंकि वो भी एक लेंथ है, हाइट का यूनिट भी मीटर क्योंकि वो भी एक लेंथ ही है। तो इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो आराम से, एकदम आराम से, ये स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं, बहुत बहुत आपको जाना पहचाना से चीज़ें, एकदम नए कुछ है नहीं। देखो लेंथ का डायमेंशन एल क्योंकि वो लेंथ है, ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ है। सो द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम विल बी एल क्यूब। और ध्यान में रहे वॉल्यूम क्या है, किसी भी बॉडी द्वारा स्पेस कितना तुम ऑक्युपाई करते हो वो होता है वॉल्यूम। जैसे कि हम हैं यहाँ पे, तो हमारा इस शरीर की वजह से, इस बॉडी की वजह से, इस स्पेस में कितना कितना इस ब्रह्मांड में हम कितना स्पेस ऑक्युपाई किए हैं, जितना स्पेस हम ऑक्युपाई करेंगे उसी को हम वॉल्यूम कहेंगे। और जैसे एरिया वेक्टर होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। वॉल्यूम इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी।
चलिए और एक नया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको डिस्कस कराता है। ठीक है, नंबर मान लीजिए हम देते हैं इसको 11। फिजिकल क्वांटिटी का नाम है डेंसिटी। ये डेंसिटी का सिंबल होता है रो। ठीक है, देखो तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, इस बॉडी का कुछ मास है और कुछ वॉल्यूम है। सो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। हमेशा याद रखें, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। ये क्लास 9th में तुम पढ़े हो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक, और इसका यूनिट क्या होगा? देखो, यूनिट के लिए तुम हमेशा ओरिजिनल फॉर्मूला देखोगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास का यूनिट है केजी, बाई वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। सो डेंस इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये होता है तुम्हारा एसआई यूनिट। ठीक है, और सीजीएस में इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सीजीएस वाला इसका यूनिट हो जाएगा केजी नहीं ग्राम, मीटर नहीं सेंटीमीटर का क्यूब। दिस इज योर सीजीएस यूनिट। इसका डायमेंशन देखो, डायमेंशन के लिए भी तुम देखोगे ओरिजिनल फॉर्मूला, और डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है। मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम का डायमेंशन अभी अभी पता चला l क्यूब। सो द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज ml टू द पावर -3। सही है, और डेंसिटी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है। कुछ डेंसिटी का इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको तुम कह सकते हो 1000 मीटर पर 1000 केजी पर 1000 केजी पर मीटर क्यूब। देखो, डेंसिटी का जो सीजीएस यूनिट होता है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कभी भी तुम्हें डेंसिटी का सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर केजी पर मीटर क्यूब करना होता है तो उसमें तुम्हें 1000 मल्टीप्लाई करना होता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जैसे कि और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूं मैं। डेंसिटी ऑफ आइस, आइस का डेंसिटी होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसको एसआई में तुम लिखोगे तो इट विल बी 900 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक उसी तरह डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg, मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको तुम लिख सकते हो 13600 दिस मच केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा भी तुम लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी एरिया के बारे में डिस्कस हुआ, वॉल्यूम डिस्कस हुआ, डेंसिटी डिस्कस हुआ। ठीक है ना, तो चलिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। एक नया पेज, मान लो एक इसका नंबर हम देते हैं इसको 12। ठीक है, बात करते हैं प्रेशर का। प्रेशर सिंबल होता है P। प्रेशर के साथ भी आप वाकिफ हो। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के ऊपर ये एरिया है, इस एरिया के ऊपर मान लीजिए फोर्स F लग रहा है। ठीक है ना, सो यहाँ पे ना एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। जब कभी भी आप किसी सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, ये सरफेस एरिया है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे आपका एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। ठीक है ना, दैट इज इम्प्लाइज P इज इक्वल टू F बाई A। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा? देखो, यूनिट के लिए तुमको सिखाया गया है कि ओरिजिनल फॉर्मूला देखोगे, और प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन, पर एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और ना इसको हम कहते हैं पास्कल। ठीक है, इसका डायमेंशन देखिए, प्रेशर का जो डायमेंशन होगा, फोर्स का डायमेंशन बताइए, ml T⁻², क्योंकि ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, प्रीवियस क्लास में बताया गया था। ठीक है ना, बाई एरिया का डायमेंशन है L², एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L²। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लफड़ा है, द डायमेंशन ऑफ एरिया विल बी सिंपली L²।
सो यहाँ से ऊपर से एक एल और नीचे का एक एल कैंसिल हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का जो डायमेंशन होगा दैट डायमेंशन विल बी एम एल टू द पावर -1, क्योंकि ये नीचे वाला जो लेंथ है वो ऊपर चला जाएगा, एंड टी टू द पावर -2। ठीक है। अब ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर ना ही कोई स्केलर होता है ना वेक्टर होता है। प्रेशर को एक नया टर्म से हम जानेंगे। प्रेशर एक टेंसर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है। इट इज नाइदर ए स्केलर नॉर ए वेक्टर, इट इज ए टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक। चलिए और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। नंबर है 13, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। सिंबल है सिग्मा। स्ट्रेस क्या है? देखो, स्ट्रेस भी वही होता है। यहाँ पे आपके पास सरफेस एरिया है, इसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया और ये एरिया है। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया है, और स्ट्रेस भी होता है फोर्स बाई एरिया, और दोनों का यूनिट और डायमेंशन बराबर ही होंगे। यूनिट भी सिंपल बात है, यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इसका डायमेंशन भी हो जाएगा, देखो एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। और ये टेंसर नहीं होता, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है। देखो सर, हमें दो अलग अलग चीज क्यों पढ़ा रहे हैं? प्रेशर जो होता है, ये जो एरिया होता है ना, ये या तो लिक्विड का एरिया होता है या तो गैस का होता है। तो ये सरफेस एरिया होता है फ्लूइड सरफेस एरिया। लेकिन ये सरफेस एरिया जो है ये रिजिड सरफेस एरिया। मान लीजिए तुम लिक्विड के ऊपर, गैस के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो, लिक्विड बाल्टी भर का पानी है, उसके सरफेस में अगर तुम फोर्स लगाते हो तो उसी को तुम प्रेशर कहते हो। लेकिन ये बोर्ड के ऊपर, ये डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर अगर तुम फोर्स लगाते हो तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है ना। दोनों का फीलिंग बराबर है, लेकिन बस थोड़ा सा कंडीशनिंग अलग अलग है। ठीक है। चलिए कुछ नया फिजिकल क्वांटिटी और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इम्पल्स। इम्पल्स इसका सिंबल आई होता है। इम्पल्स को भी लॉज ऑफ मोशन में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इम्पल्स क्या होता है सुनो। इम्पल्स इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड फॉर ए स्मॉल टाइम, आई इज इक्वल टू एफ डी टी। डी टी है स्मॉल टाइम। ठीक है। इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम को हम डी टी कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, सुनिए, ये हाथ है, इसके ऊपर मैं कंटिन्यूस फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना। अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं, ये हाथ है मेरा, फोर्स में लगाया लेकिन फॉर ए स्मॉल टाइम, ऐसे ऐसे स्मॉल टाइम, या इस तरह के फोर्स फॉर ए स्मॉल टाइम। अगर फोर्स अप्लाई करता हूं मैं काफी कम समय के लिए, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम के लिए, तो इसको हम कहते हैं एक इंपल्स लगता है। ठीक है ना। सो इंपल्स इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। तो इसका यूनिट हो जाएगा, देखो ओरिजिनल फॉर्मूला को देखो यूनिट के लिए। यूनिट, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड हो जाएगा। और इसका डायमेंशन भी हो जाएगा, निकाल सकते हो तुम। बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या है? एम एल टी टू द पावर -2, और डी टी यानी कि टाइम है, उसका डायमेंशन टी है, तो डायमेंशन विल बी एम एल टी टू द पावर -1। और ध्यान में रहे एक बात यहाँ पे, ये जो इम्पल्स होता है ना, ये इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये फोर्स का डायरेक्शन जिधर होगा, इम्पल्स का डायरेक्शन भी उधर होगा। सो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सही है। कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे। अभी ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर जो है, इसमें सारी चीजें आपको एक्वेंटेड करा जा रहा है। ठीक है ना। खाली आप ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुने, उसका जो सिंबल है वो सिंबल पहचाने, उसका जो फीलिंग है, जो फॉर्मूला है, या थोड़ा बहुत जो फिजिकली हम इसको महसूस कैसे करेंगे वो देख लें, उसका यूनिट देख लें, उसका डायमेंशन देख लें, और वो कलर या वेक्टर है कितना देख लें। ये सारी चीजें अपन फिर से इन डिटेल्स आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, वो चैप्टर के अंदर इसको इन डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये शुरुआती जो क्लासेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं। लोग क्या कहते हैं, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है तो क्या है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। नहीं, इंट्रोडक्शन वाली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रोड्यूस्ड नहीं है किसी के साथ, तो फिर जब भी आप आएंगे तब तो आपको चीजें नए लगेंगे ना। अभी आपको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, तो अभी अगर क्लासेस आप सही ढंग से कर लेते हैं, चीजों को सीरियसली लेते हैं, तब आने वाले जो चीजें होंगे, आने वाले जो चैप्टर्स होंगे, तब आपको चीजें नए नहीं लगेंगे। ठीक है ना।
अभी अभी अगर आप ये सारे चीज़ों को नेग्लेक्ट करते रहेंगे, इग्नोर मारते रहेंगे, तो आने वाले जो चैप्टर्स है वो चैप्टर में आपको झेलना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ना समझे इस बात को, इस बात का गहराई को समझे। अगर टीचर कभी बोल रहा है आपको कि इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब टीचर ऑलरेडी देखा हुआ है वो सीन क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से सुनेंगे हमारा बात और जितना इसको इम्पोर्टेंस देंगे उतना अच्छा रहेगा। मान लीजिए कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, चलिए। काइनेटिक एनर्जी, इसके साथ भी आप वाकिफ हैं। काइनेटिक एनर्जी सिंबल मान लीजिए ये के ई, कोई के लिखते हैं, हम के लिख रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखो होता कब है, हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का कुछ मास है, जब कभी ये बॉडी मोशन में होता है यानी कि इसका वेलोसिटी होता है, तब बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होता है। सो डेफिनेशन तुम इस तरह बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसके गति के वजह से, इसके मोशन के वजह से जो एनर्जी होता है उसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको तुम इस तरह महसूस कर सकते हो कि मान लीजिए आपको लॉन्ग जंप करना है, अनुअल स्पोर्ट्स से तुम्हारे स्कूल का लॉन्ग जंप करना है, ठीक है ना। तब आप क्या करते हैं, आप वहीं से जंप करते हो या कुछ दूर से आप भागते हुए आते हो और जंप करते हो। नेचुरली कुछ दूर से आप भागते हुए आते हो फिर जंप करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका बॉडी का एनर्जी ज्यादा हो ताकि आप ज्यादा लंबा जंप कर पाए, ठीक है। कभी फास्ट बॉलर जो होते हैं क्रिकेट में, तो वो क्रीज से खड़ा होकर के डायरेक्ट बॉलिंग नहीं करते हैं, वो स्पिनर करते हैं। लेकिन जो फास्ट बॉलर होता है वो कुछ लगभग 30 हर्ट्ज से ही भागना शुरू कर देता है, ताकि उसका तो अपना एनर्जी है, वो जो खाया पिया है उसका अपना अंदर एनर्जी है। अगर वो भागते हुए आएगा तो ड्यू टू इट्स मोशन, ये बॉल भी तो मोशन में आ रहा है, बॉडी भागते हुए आ रहा है, बॉलर भागते हुए आ रहा है, तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ बॉल भी तो भागते हुए आ रहा है, उसका ऑलरेडी एक काइनेटिक एनर्जी है, और इसका खाया पिया हुआ जितना मस्कुलर एनर्जी है वो सारा एनर्जी लगा करके ये बॉल डाल देता है। तब बॉल का जो स्पीड होता है वो स्पीड ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए जो फास्ट बॉलर होता है वो दूर से भागते हुए आता है। सो काइनेटिक एनर्जी जो जितना तेजी से भागता है, जैसे मान लीजिए आप किसी को एक लात मारना, इंस्पेक्टर दया बन जाएंगे, आप दरवाजा तोड़ना है आपको, तो थोड़ा पीछे जाइए, फिर अपने बॉडी को मोशन में लाइए, फिर धक्का मारिए, फिर दरवाजा टूट जाएगा, है ना। ऐसे नहीं है कि दरवाजे के पास खड़े रहे और धक्का मार दिया और टूट गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा पीछे आना पड़ता है, फिर मोशन में अपने 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 बॉडी को लाओ, फिर धक्का मारो, फिर वो खुल जाएगा या टूट जाएगा, ठीक है ना। तोड़ना मत आप, ऐसा नहीं है कि हम सिखा रहे हैं कि दरवाजा तोड़िए कहीं पे। अगर आप वैसे बन जाते हो ऑफिसर कुछ, हाँ, पुलिस में जाते हो या फिर डिफेंस में आते हो, तब फिर कहीं पे अगर ऐसा सिचुएशन आया कि दरवाजा तोड़ना है, तब याद करना इंस्पेक्टर दया होता था, सीआईडी में हम लोग देखे हैं, और वो तोड़ता है दरवाजा ऐसा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। यूनिट क्या होगा, देखो हमारा मकसद है यूनिट सीखना, यूनिट सीखिए पहले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम स्क्वायर। हाफ एक नंबर है, देखो कोई भी नंबर का या मैथमेटिकल चीजों का कुछ यूनिट नहीं होता, ये नंबर है ना, तो 1/2 ये एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। एम जो है मास है, मास का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, उसका तुम स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ना इसको एक जूल भी कहते हैं, 1 जूल। इसका तुम सीजीएस यूनिट देखोगे, सीजीएस यूनिट हो जाएगा केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर का स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम कहते हैं अर्ग। और 1 जूल जो कि होता है 10⁷ अर्ग, ये भी बताया गया है पहले से आपको, ठीक है ना। इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चे, देख लीजिए जरा। डायमेंशन के लिए भी तुम देखोगे किसको, ओरिजिनल फॉर्मूला को, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ एक नंबर है, उसका डायमेंशन कुछ होता नहीं है, एम लेकिन मास से, मास का डायमेंशन है एम, और वेलोसिटी का डायमेंशन है L⁻⁻⁻1, उसका स्क्वायर करिए, इट विल बी mL²T⁻²। देखिए वर्क डन का डायमेंशन भी ठीक कुछ इस तरह ही आया था, है ना जी। और काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ही होता है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एनर्जी कोई भी हो उसका यूनिट होता है जूल, एसआई वाला। सीजीएस का होता है अर्ग, और उसका डायमेंशन होता है mL²T⁻²। ये चीज आप याद रखें, एनर्जी कोई भी हो
काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कोई सा भी एनर्जी हो, लेकिन एनर्जी है मतलब उसका यूनिट जो है वो जूल है, और उसका जो डायमेंशन है दैट विल बी ml² T⁻²। ठीक है, चलिए और एक नया फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं। मान लीजिए इसका नाम हम देते हैं 16। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नंबरिंग कुछ फिक्स्ड है, हम अपने हिसाब से देते जा रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को जरा सा समझे। पोटेंशियल एनर्जी हम इसको सिंबल दे रहे हैं ईपी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है सुनिए, ये मान लीजिए सरफेस है, सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक बॉडी है, जिस बॉडी का कुछ मास है, और ये बॉडी ना ग्राउंड लेवल से कुछ h हाइट पर है। अब इस बॉडी का कुछ एनर्जी होता है। देखिए हम अगर ऐसा करें कि एक पत्थर लाएं और इस पत्थर को यहां से गिराए तो कम लगेगा, थोड़ा हाइट बढ़ाए और गिराए तो थोड़ा ज्यादा लगता है ना जी। कम हाइट से गिराए तो कम लगता है ना, और ज्यादा हाइट से तुम गिराओगे तो ज्यादा लगता है। इसका मतलब है वही ऑब्जेक्ट है, गिराने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो जिसको आप गिरा रहे हो वो वही है, गिराने वाला इंसान वही है, जहां पे गिर रहा है वो भी फिक्स है। ये कम हाइट से और ये ज्यादा हाइट से, जहां पे आप ज्यादा हाइट से गिराते हो वहां पे आपको ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है यानी कि ज्यादा एनर्जेटिक वो है। सो ये जो एनर्जी होता है बॉडी में ड्यू टू इट्स पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसी एनर्जी को आप कहते हो पोटेंशियल एनर्जी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है ना, समझने में कोई परेशानी नहीं होगा बच्चों को। सो ये पोटेंशियल एनर्जी को जरा सा देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो अभी के लिए आपको सिखा रहा हूं मैं वो है mgh, आने वाले दिनों में थोड़ा सा बदल भी सकता है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो EP = mgh, फिलहाल के लिए यही सीखते रहेंगे। ठीक है ना, ये m है मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो यूनिट के लिए तुम हमेशा देखोगे ओरिजिनल फॉर्मूला, m क्या है मास है तो उसका यूनिट क्या होगा kg, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू जुपिटर हो, ड्यू टू मून हो, ड्यू टू विनोद हो, ड्यू टू XYZ, किसी भी के लिए अगर एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, रीजन कोई भी हो, ठीक है ना, कारण कोई भी हो, लेकिन एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घबराने की कोई बात नहीं। और h हाइट है उसका यूनिट हो जाएगा मीटर। तो ये जो यूनिट होता है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी यूनिट था काइनेटिक एनर्जी का, और इसको हम कहते हैं 1 जूल। ठीक है ना, और इसका डायमेंशन देखिए, डायमेंशन के लिए भी तुम देखोगे हमेशा ओरिजिनल फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने बताया आपको ओरिजिनल फॉर्मूला है AP = देखो यहाँ पे जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको वो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ। डेफिनेशन के लिए आपको ऑफिस में बात करना पड़ेगा, ऑफिस से आपको पूरे जो मटेरियल है, पूरा जो नोट्स हैं, वो नोट्स आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पे चीजें हम लोग खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, चीजें फॉर्मूला वगैरह लिख रहे हैं। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आप चीजों को समझ लें, और जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डायमेंशन देखिए, डायमेंशन के लिए भी आप हमेशा ओरिजिनल फॉर्मूला को देखें। अभी देखिए मास है, मास का डायमेंशन क्या होता है बच्चे, m है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका डायमेंशन होगा L⁻², और h है हाइट, उसका डायमेंशन होगा l। तो टोटल इसका जो डायमेंशन है दैट विल बी ml²T⁻²। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं होता है, और ये पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। समझने में कोई परेशानी नहीं है आपको। हेलो सर, ये सुनो। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। हाइट के वजह से, पोजीशन के वजह से इसके ऊपर जो एनर्जी होता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए फॉर्मूला है EP = mgh, जो कि क्लास 9th में तुम पढ़े भी हो। उसका यूनिट होगा जूल, SI वाला, CGS में देखोगे तो अर्ग होगा, और उसका डायमेंशन, कोई भी एनर्जी है उसका डायमेंशन क्या होता है, ml²T⁻²। ठीक है, और ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। चलिए और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है टॉर्क।
इसका नाम है टॉर्क। 17th फिजिकल क्वांटिटी, इसका नाम है टॉर्क। सिंबल है टाउ, ये सिंबल को हम पढ़ते हैं टाउ से, ठीक है ना। अब देखिए ये सिंबल टाउ होता है, यूनिट क्या होगा सुनिए। यूनिट डायमेंशन पढ़ने से पहले आप चीजों को जरा समझें। इससे पहले हम लोग फोर्स पढ़े थे। हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को अगर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होता है, लीनियरली मूव करना स्टार्ट होता है। बॉडी है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक लाइन पे लीनियरली मूव करना स्टार्ट होता है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये लीनियरली नहीं मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। मोशन दो तरह का चीज समझिए, एक लीनियर मोशन, देखो ये एक लीनियर मोशन है और ये रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन है। लीनियर मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम फोर्स कहते हैं, और रोटेशनल मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम टॉर्क कहते हैं। चीजें समझने में बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई एक रॉड वगैरह है, इस रॉड का लेंथ कुछ एल है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये ओ पॉइंट जो है ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसका लेंथ जो है वो एल है, और यहाँ पे ना हम एक फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स लगाने की वजह से ये जो रॉड होगा, ये रॉड कुछ इस तरह यहाँ पे रोटेट करने लगेगा। जी सर, ठीक है। तो इसके रोटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, देखो ये फोर्स और लेंथ के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ था, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय यू, हाउ मच फोर्स, एफ, और ये लेंथ है एल। तो टॉर्क को आप डिफाइन करते हो, टॉर्क रोटेशनल मैकेनिक्स एक अलग चैप्टर आएगा, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, लेकिन अभी टॉर्क के बारे में बस इतना जानकारी आपको हम दे रहे हैं। टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये पॉइंट को आप कहते हो पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है ना। अभी ये जो रॉड है वो रॉड कुछ इस तरह रोटेट भी करने लगेगा, ऐसा रॉड है, ठीक है। कुछ समय बाद फिर इसका पोजीशन ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा पोजीशन, कुछ समय बाद पोजीशन यहाँ आ सकता है, कुछ समय बाद पोजीशन इसका यहाँ आ सकता है, कभी भी इसका पोजीशन यहाँ पे भी आ सकता है, अरे है कि नहीं, ठीक है। तो ये रॉड जो है ये रोटेट कर रहा है। सो टॉर्क को समझे, फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है लीनियर मोशन के लिए, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है एंगुलर मोशन के लिए या रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है ना। तो पहले टॉर्क के बारे में रोटेशनल मैकेनिक्स एक अलग चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका यूनिट देखिए। देखो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्ले, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप कहते हो टॉर्क, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो यूनिट के लिए ओरिजिनल फॉर्मूला देखो, और फोर्स क्या है, यूनिट न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूनिट मीटर है, तो न्यूटन इंटू मीटर, और इसका डायमेंशन हो जाएगा, देखो फोर्स का डायमेंशन है mL(T⁻²), और डिस्प्लेसमेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लेंथ है तो इसका डायमेंशन होगा L, सो डायमेंशन ऑफ टॉर्क विल बी mL²T⁻²। देखो वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क, इनका डायमेंशन जो है वो बराबर है, सही बात है। चलिए ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हेलो सर, ये सुनो, इसका डायरेक्शन वगैरह के लिए हम रोटेशनल मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे वो चैप्टर, तब बताएंगे कि डायरेक्शन कैसा होता है, ठीक है ना। चलिए और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, मानो बात करते हैं। चलिए स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, ये नंबर 18 दे देते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको एलोंगेशन भी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको एलोंगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका सिंबल है के। हर एक स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो बात क्या है सुनिए। हमारे पास यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग को, अगर ये स्प्रिंग को हम इस तरफ एलोंगेट करते हैं तो ये स्प्रिंग क्या चाहेगा, इस स्प्रिंग को हम खींचते हैं इस तरफ तो स्प्रिंग चाहेगा इसको अपोज करने के लिए। हेलो ये सुनो, अगर ये स्प्रिंग को हम खींचते हैं, एलोंगेट करते हैं, तो स्प्रिंग चाहेगा इसको अपोज करने के लिए।
तो स्प्रिंग को खींचने से स्प्रिंग अपोजिट में फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब देखिए, या कंप्रेस, अगर इसको आप कंप्रेस किए होते, इसको कंप्रेस किए होते तो फोर्स अपोजिट में लगता है ना। तो स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, आप उसको कितना कंप्रेस किए हो या कितना एलोंगेट किए हो। जितना ज्यादा आप इसको एलोंगेट करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग के अंदर फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा इसको आप कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो निर्भर करता है एलोंगेशन कितना करते हो या कंप्रेशन कितना करते हो। दैट इज इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इंटू एक्स। एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये वाला है फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए। एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। अभी के लिए हमारा मकसद है सिर्फ उसका यूनिट और उसका डायमेंशन के बारे में पता करने के लिए, ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है, स्प्रिंग का जो लूप है वो लूप का एरिया कितना है, स्प्रिंग का लेंथ कितना है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसका यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंड करता है, उसका लूप साइज कितना है, एरिया कितना है लूप का, और उसका लेंथ कितना है, उसके ऊपर स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है। जो भी अभी हमारा मकसद है उसका यूनिट पता करने के लिए। देखो यूनिट क्या हो जाएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे पास होता है उसका यूनिट निकालने के लिए तुम्हारे पास एक छोटा सा तरीका है, उसका ओरिजिनल फॉर्मूला को देख लो। ओरिजिनल फॉर्मूला कहता है एफ इजल टू के एक्स और के इजल टू एफ वाई एक्स। जिसका चाहिए होता है ना यूनिट जिसका चाहिए या डायमेंशन जिसका चाहिए उसको एक तरफ रखिए, बाकी सारे फैक्टर्स को, सारे क्वांटिटीज को अलग तरफ ले जाइए, ठीक है ना। सो एफ इजल टू के एक्स, के इजल टू एफ वाई एक्स, एफ का यूनिट है न्यूटन क्योंकि वो फोर्स है, बाई एक्स का यूनिट है मीटर, ये न्यूटन पर मीटर, और इसको तुम ले सकते हो न्यूटन मीटर टू द पावर -1। ये एसआई में है, सीजीएस में हो जाएगा डाइन। तुम इसको सीजीएस देखोगे तो सीजीएस यूनिट विल बी डाइन सेंटीमीटर टू द पावर -1। दिस विल बी योर सीजीएस यूनिट, राइट। और ये वाला यूनिट है तुम्हारा एसआई यूनिट। इसका डायमेंशन देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका तुम डायमेंशन देखो, डायमेंशन के लिए क्या करोगे, ओरिजिनल फॉर्मूला देखोगे, एफ इज इक्वल टू के एक्स और के इज इक्वल टू एफ वाई एक्स। एफ है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन है एम, एल टी टू द पावर -2 बाई एक्स लेंथ है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा एल। इसमें एल और इसका एल कैंसिल कर दीजिए, अभी तुम्हारे पास इसका डायमेंशन जो है दैट डायमेंशन विल बी एम टी टू द पावर -2। सिंपल है ना। और ये फिजिकल क्वांटिटी जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं होता है, इसलिए इसको तुम स्केलर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक है। इसके आगे हम लेक्चर 4 में चीजें पढ़ेंगे फिर से, ठीक है ना। थैंक यू।